जैसे कि नाम है रिजिड, मतलब जिसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हो। हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी की। तो रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी है, किस बॉडी को रिजिड कहा गया, ये जानना भी जरूरी है भाई। तो जिस बॉडी पर हम अगर फोर्स लगाएं या हम फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट यानी कि टॉर्क देखें, अगर वो बॉडी जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आए, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब डिफॉर्मेशन आता है तो क्या होता है और नहीं आएगा तो क्या कंडीशन रहेंगी, ये पॉइंट भी जानने का है। तो अगर मान लीजिए आप इसको देखें, क्या आप सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं रिजिड बॉडी के क्या क्या पॉसिबल है। जैसे एक आपके पास बैलून है, इसमें एयर फिल्ड है, आप इस पे इधर की तरफ, या पानी भरा हुआ है, ऐसे समझ लो आप, पानी भरा हुआ है इसके अंदर, आप इसके इधर फोर्स लगाओ, क्या डिफॉर्मेशन होगा? बिल्कुल होगा डिफॉर्मेशन। तो यहां पर डिफॉर्मेशन की वजह से हम कहेंगे भाई ये रिजिड बॉडी नहीं है, एकदम बात सीधी सी है। अगर मैं स्टोन को पकड़ूं, स्टोन, इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, तो इसके कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, तो देयर इज नो चेंज इन दिस शेप। तो डिफॉर्मेशन नहीं है, नो डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को हमने कैसे सेंस किया, कैसे समझा, ये समझ लेते हैं। मान लीजिए इस स्टोन को मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाऊं, बड़ा करके, तो ये स्टोन के कोई अंदर दो पॉइंट्स हैं या स्टोन के ऊपर कोई दो पॉइंट्स हैं, कहीं भी हैं, स्टोन पर है लेकिन, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है और इसके बीच की जो डिस्टेंस d है, इस पे हम फोर्स लगाएं या टॉर्क लगाएं, तो इन दोनों अगर डिफॉर्मेशन होता तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस में चेंज हो रहा होता। लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब यह है कि पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम उस बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं जिसके बीच की जो डिस्टेंस है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन two points on the bodies is not changing on applying force or torque, then this type of body is called rigid body. तो ये आपकी रिजिड बॉडी हो गई। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो रिजिड बॉडी है और ये पॉइंट ए है, इसका ये पॉइंट बी है। इन पॉइंट ए और बी को मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं यहां पर अलग से बना के। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, इसका वेलोसिटी वेक्टर वी लिख दिया मैंने, और ये एंगल मैंने लिख दिया थीटा ए। और पॉइंट बी की वेलोसिटी मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, और इसका जो ये एंगल मैंने कह दिया थीटा बी, और वेलोसिटी वेक्टर इसका या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी भी है। तो मैंने बताया कि दिस बॉडी पी इज अ रिजिड बॉडी, और पॉइंट ए एंड बी आपके इन दोनों इस रिजिड बॉडी पर ही लाई करते हैं। तो रिजिड बॉडी की कंडीशन ये है कि रिजिड बॉडी पर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि ए बी जो डिस्टेंस है, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब द रिलेटिव पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो ये लेंथ है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, दिस लेंथ ए बी, तो टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच जो है आपकी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच जीरो हो जाती है, यानी कि द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining these two particles is zero। अगर हम बात करें, फिर यहां पे दोबारा डायग्राम देख लेते हैं। ये VA, ये VB, and this angle is theta B, this angle is theta A, that is VA and that is VB, point A, point B। तो अब हमें बात करनी है रिलेटिव वेलोसिटी के उस कंपोनेंट की जो अलोंग द लाइन AB है।
तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा? देखिए यहाँ पे आएगा वी ए कॉस थीटा ए, और यहाँ पे आएगा आपका वी बी कॉस थीटा बी। तो आप देख सकते हैं ये क्या होना चाहिए, और या लिख दें हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच इज इक्वल टू 0। तो वो क्या हो जाती है आपकी वी ए कॉस थीटा ए माइनस वी बी कॉस थीटा बी इज इक्वल टू 0। वी ए कॉस थीटा ए आपका यहां से इक्वल हो जाता है वी बी कॉस थीटा बी के। तो हमें एक कंडीशन पता चल गई यहाँ से। तो ये कंडीशन रिजिड बॉडी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी की जा सकती हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं यहाँ पर, बहुत बेसिक है। पहले इस प्रॉब्लम को हम सिंपल काइनेमेटिक्स या मैथमेटिक्स का यूज करके सॉल्व करेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या रिजिड बॉडी से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी से। तो देखिए एक लैडर है, जिसे हम सीढ़ी बोलते हैं हिंदी में। ये लैडर आपकी रिजिड बॉडी है। इस समय ये लैडर यहाँ से थीटा एंगल बना रही है। अब लैडर का ये वाला जो पॉइंट है, मैं अलग इसको दिखा देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया। अगर बी पॉइंट की वेलोसिटी वी बी इज इक्वल टू वी है, तो इस टाइम पर ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, वी ए की वैल्यू क्या होगी? तो इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से कह सकते हैं। पहले देखते हैं कि भाई नॉर्मल जो एक जनरल अप्रोच होती है उससे क्या है, और कोई हम इस कोई और कंडीशन से भी यही चीज निकाल सकते हैं। दोनों बातें देखेंगे। तो मैं कह देता हूं किसी टाइम पर ये जो डिस्टेंस है इसकी ओरिजिन से पॉइंट बी की ये मैंने कह दी x, और पॉइंट ए की जो मैंने कह दी वो कह दी y, और l जो है लेंथ है आपकी सीढ़ी की, तो ये लेंथ बराबर हो जाती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये लेंथ लिख दी है। तो लेंथ का स्क्वायर कर लेते हैं, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो जो लेंथ है भाई सीढ़ी की लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, ये तो लेंथ टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही होगी, तो दैट इज 0। पर ये आपका हो जाता है 2x dx बाई dt प्लस 2y dy ओवर dt। इस बात का मतलब ये है कि आपका x किस रेट से चेंज हो रहा हो, जो कि हमारा vb है, और y किस रेट से चेंज हो रहा हो, ये हमारा va है। अगर आप यहाँ पे टेन थीटा और डिफाइन करें बच्चों, तो टेन थीटा बराबर यहां से हो जाता है y अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहां से देखें तो dx बाई dt आपका हो गया है vb प्लस 2y dy ओवर dt आपका हो जाएगा va। तो अब आप देखें तो हमें va की वैल्यू फाइंड करनी, तो va की वैल्यू आ जाती है माइनस का x अपॉन y माइनस का x अपॉन y वी बी। माइनस का साइन ये बताता है कि भाई जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, यानी कि ए पॉइंट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो माइनस एक्स अपॉन वाई, तो 1/10 थीटा दैट इज कॉट थीटा इंटू वी बी, और लिख सकते हैं जैसे माइनस वी बी कॉट थीटा। बिल्कुल बात सही है, आ गया इससे आंसर। अगर मैं बात करूं बच्चों रिजिड बॉडी डायनामिक्स, यानी कि रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी से अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो क्या कंडीशन होती वो भी देख लेते हैं। तो क्या कुछ अलग आती कहानी या सेम रहती? तो आप देखें पॉइंट बी जो है आपका वो हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है। पॉइंट बी की लेडर के अलोंग कितनी आपकी इसकी वेलोसिटी होगी ये देख लेते हैं। तो इसका कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लैडर जो आ रहा है आपका, ये आ जाता है वी बी कॉस थीटा बी। इसी तरीके से ये एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा, एंड जो ए पॉइंट का लैडर के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाता है वो आ जाता है वी ए
साइन थीटा ए। और हमने पढ़ा था रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या रिजिड बॉडी की हमने प्रॉपर्टी से पढ़ा था कि द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच मस्ट बी जीरो। हम लिख सकते हैं वी ए साइन थीटा ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी कॉस थीटा बी। तो यहां से हम लिख सकते हैं वी ए साइन थीटा ए, हमें फाइंड करना है वी ए की, तो साइन थीटा ए अपॉन में चला जाएगा। सो वी बी कॉस थीटा बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ए और बी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थीटा हमें एंगल गिवन है, तो हम उसको नहीं लगाते हैं, अपॉन साइन थीटा एंड दैट इज वी बी कॉट थीटा। सो वी इज इक्वल टू वी बी कॉट थीटा एंड डायरेक्शन वी नो जो कि नीचे की तरफ है, और यहाँ पर भी निगेटिव साइन बता रहा है, बस डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो देखें मैग्नीट्यूड दोनों से सेम आया, पर इस अप्रोच में आपको टाइम कम लगता है, तो ये अप्रोच ज़्यादा आसान है। तो इसके ऊपर ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं, जो आपकी रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व किए जा सकते हैं। अब देखिए रिजिड बॉडी मोशन में ट्रांसलेशन देख रहे हैं, तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई each point on the rigid body is same then this type of motion is called translatory motion। मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई मान लीजिए एक रॉड है जो आपकी रिजिड बॉडी है, वो चली, तो देखिए इसका जो एंड पॉइंट ए पॉइंट और ये पॉइंट बी की बात करूं, तो ये इस तरीके से मान लीजिए मूव कर रहा है आपका, तो ये पैरेलल पाथ होगा जैसा कि हमें बताया भी गया था। तो ये आपके पैरेलल पाथ हो गए, तो आपका इस टाइप का मोशन जो है ये आपका ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। तो जितनी डिस्टेंस से ए ने ट्रेवल करी उतनी ही बी ने करी, पर अगर ये बॉडी रोटेट करती हुई चलती, मान लीजिए ये अपने यहाँ पर सेंटर के अबाउट रोटेट भी कर रही है और ये आगे बढ़ भी रही है, कुछ इस तरीके से रोटेट करती हुई आगे बढ़ती, तो हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस ट्रेवल है, अगर मैं बात करूं जो पॉइंट नियर टू द सेंटर होंगे उनकी डिस्टेंसेस, और जो आपके आगे है हर एक की जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं बात कर रहा हूं, डिस्टेंस है इसकी, देखिए ये ऐसे चल रहा होगा, ये पॉइंट छोटा वाला बाहर वाला कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, तो हर एक की डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो अलग हो जाती है। तो आपका अगर हर एक पॉइंट जो बॉडी पर पॉइंट एग्जिस्ट करता है रिजिड बॉडी पर, उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो सेम है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी इज सेम, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। या हम दूसरे तरीके से ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई हमने रैंडम पॉइंट्स ले लिए रिजिड बॉडी पे, तो उनके पाथ्स को हमने ट्रेस किया, तो अगर वो पैरेलल पाथ्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। तो हमें प्योर ट्रांसलेटरी मोशन समझ में आया। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी के ऊपर हमने दो पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो देखिए आप ए बी लाइन का कोई ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। अब क्या करें, मान लीजिए मैं कह रहा कि देखते हैं कि क्या ये रोटेशनल में है या नहीं है, ये पॉइंट हम चेक करना चाहते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि अगर ए बी का ओरिएंटेशन चेंज होगा, यानी कि ये लाइन कुछ ए बी अभी ऐसे है, ऐसे ना रह के पैरेलल ना रह के, मतलब हर समय ये पैरेलल ना रह के इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, कुछ टाइम बाद ए बी लाइन कुछ इस तरीके से हो जाए, यहाँ ए हो जाए यहाँ बी हो जाए, अभी ए ऐसे है ये बी ऐसे है, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर रोटेशन है। अब और डिटेल में समझते हैं, मान लेते हैं कि रोटेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये ट्रांसलेटरी मोशन में मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, तो आप देखें बी पॉइंट ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, ए पॉइंट ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, कुछ टाइम बाद आप देखें कि ए एंड बी कुछ इस तरीके से कंडीशन में अगेन होंगे। अब आप कह रहे हैं क्या कि एक फिक्स्ड एक्सिस ले लें, यहां पे मैंने कहा एक फिक्स्ड एक्सिस ले ली, अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूं आगे, और तो अभी एंगल कितना बन रहा है फिक्स्ड एक्सिस के से, थीटा बन रहा है, और अगेन मैं इसको ऐसे शिफ्ट करूं तो अभी भी थीटा बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं ए बी लाइन का
ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ। पर अगर कुछ मोशन इस तरीके से होता कि मान लीजिए ये बॉडी है आपकी, पहले फर्स्ट पोजीशन ये है इसकी, और ए भी अभी ये पॉइंट है, कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन इस तरीके से हो जाती है और ए एंड बी ऐसे हो जाते, तो आपको देखने मिलता है कि एंगुलर जो आपकी इसका ओरिएंटेशन है अभी थीटा ए है यहाँ से, और इसके बाद अगर मैं मिला के देखूं ऐसे लाइन खींच के तो थीटा भी है, तो ये एंगल चेंज हो गया। हम कह सकते हैं इस लाइन का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो यहाँ पे रोटेशन एग्जिस्ट करता है। तो हमें ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि रोटेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है कहाँ नहीं करता है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आपके रोटेशन की डेफिनेशन क्या बनती है। इस पॉइंट से हमें समझ में आता है कि अगर जो है आपकी वेन एवर द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन of a straight line, of a straight line drawn inside a rigid body, changes with respect to a fixed reference line then rigid body undergoes angular motion or rotational motion। एकदम ये बेसिक सी डेफिनेशन है। तो हम देखना चाहते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, क्या समझ में आता है। हम ओमेगा ए भी देखना चाहते हैं। तो ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हम ये देखना चाहते हैं कि किस रेट से बी के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन या एंगुलर पोजीशन, ज्यादा अच्छा शब्द कहें, एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है। फिर से मैं बता देता हूं कि हम ये जानना चाहते हैं कि बी के रेस्पेक्ट में ए की एंगुलर पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है, वो हमें ओमेगा ए बी से पता चलेगा। मैं कह देता हूं कि भाई बी एंड ए के बीच की जो डिस्टेंस है ये एल है। वी ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है मैंने कह दिया वी ए है, और बी पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसको मैंने कह दिया वी बी है। अब हम रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं क्योंकि, तो हम ये देखना चाहते हैं कि रिजिड बॉडी के केस में क्या होगी एंगुलर स्पीड। तो हमें सीधे से ये देखना है कि किस रेट से इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है। तो आप देखें ये वी बी है, ये मान लीजिए आपका थीटा बी एंगल है इस समय, और ये थीटा ए एंगल है। तो जो आपका वी बी कॉस थीटा भी होगा और वी ए कॉस थीटा हो ए होगा। पहले तो ये क्योंकि दोनों पॉइंट्स रिजिड बॉडी पे लाई करते हैं तो ये तो इक्वल होंगे ही, लेकिन इन दोनों के जो ये दोनों क्या इफेक्ट दे रहे होंगे, ये दोनों ए और बी के बीच की डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहे होंगे, पर एंगुलर पोजीशन में चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। तो चेंज कौन लाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि वी ए साइन थीटा ए एंड here VB sin theta B, they are responsible to change the angular position of A with respect to B। तो यहां से ये पॉइंट हमें समझ में आया। तो हम क्या करेंगे रिलेटिव देखने के लिए कि किस रेट से जी चेंज कर रहा है। तो ओमेगा ए बी दैट इज वी ए साइन थीटा ए माइनस वी बी साइन थीटा बी divided by the length between these two particles, that is L. So that is the omega AB, that is angular velocity of A point with respect to B, that is the angular velocity। बिल्कुल सीधी सी बात है।
अब मैं कह देता हूं आपका वी ए साइन थीटा ए जो है वो ग्रेटर देन है आपका वी बी साइन थीटा बी से। तो ये जो है आपका पॉजिटिव होगा, और जो आपका पॉइंट ए है रिलेटिव टू बी कुछ आपके एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा होगा। तो आपका ओमेगा ए बी की जो डायरेक्शन आ जाएगी, अगर ये एक्स वाई प्लेन है आपका, तो वो के कैप की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ओमेगा ए बी वैक्टर को लिख सकते हैं यहाँ से नीचे वेक्टर फॉर्मेट में, चाहे यहाँ ही लिख देते हैं वी ए साइन थीटा ए माइनस वी बी साइन थीटा बी डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा साथ में के कैप। तो ओमेगा ए बी इतना आ गया। अब क्योंकि ये लेंथ जो है, ये लेंथ तो कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स रिजिड बॉडी पे लाई करते हैं, तो आपकी ये लेंथ तो कभी चेंज नहीं होगी। तो आपके किन्हीं भी दो पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो ये कोई भी ए और बी कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, तो ओमेगा अगर उनके बीच की लेंथ चेंज नहीं हो रही तो ओमेगा में भी चेंज नहीं आएगा। अब मैं देखना चाहता हूं ओमेगा, मैंने आपको ओमेगा ए बी बता दिया, ओमेगा बी ए देखना चाहता हूं, ओमेगा बी ए। तो ओमेगा बी ए के लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे भाई इसकी वेलोसिटी, इसकी बी पॉइंट की ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा वी बी साइन थीटा बी माइनस वी ए साइन थीटा ए, इनके बीच का सेपरेशन एल। और डेफिनेटली हमें तब क्या दिखाई दे रहा होगा, तब हम देखेंगे भाई ए के रेस्पेक्ट में देख रहे होंगे तो हम कहेंगे ये भाई पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें ये फिर से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो हमें ये तब कैसे दिखाई देगा, तो ए क्या मानेगा, ए कहेगा कि भाई मैं रेस्ट पे हूँ, और बी पॉइंट जो है आपका रोटेशन में है, यानी कि मूव कर रहा है मेरे अराउंड, और वो भी फिर कैसा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। या फिर हम कह सकते हैं भाई ये निगेटिव है, तो अब ये कह देगा भाई ये इधर की डायरेक्शन में, हम अभी नहीं समझ रहे कि कौन सी डायरेक्शन में, कह रहे हैं इधर की डायरेक्शन में, कि आपका वी साइन थीटा भी मैंने मान लिया कि ज्यादा है, तो ये इधर की डायरेक्शन में ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करता हुआ चलता हुआ। तो माइनस का आप यहाँ पे के कैप लगा दोगे। तो जब फिर से इसे माइनस के साइन के सॉल्व करोगे, तो यहाँ आ जाएगा वी ए साइन थीटा ए वी बी साइन थीटा बी डिवाइडेड बाई एल, और माइनस का तो हमने साइन इधर ले लिया, तो के कैप। तो हमें देखने को मिला ओमेगा बी ए इज इक्वल टू ओमेगा ए बी। ये पॉइंट हमें समझ में आया। यहां से हमें एक कंक्लूजन समझ में आता है कि कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में सेम रहती है। मैं लिख देता हूं, तो ईच पॉइंट इन अ रिजिड बॉडी टर्न्स रिलेटिव टू the other points of rigid body with same angular velocity at given time, at given instant। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जो है आपकी जो भी एंगुलर वेलोसिटी है, हर एक पॉइंट जो रिजिड बॉडी पे है उसकी रिलेटिव की बात करूं मैं, तो रिलेटिव एक दूसरे के वो हमेशा क्या रहती है, सेम ही रहती है। तो बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो पहला तो आपका होता है प्योर रोटेशनल मोशन, और रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस।
एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, कंबाइंड मोशन। दैट इज रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि आपकी एक साइकिल है, साइकिल का व्हील जो चलता है, ये कुछ वीसी सेंटर की स्पीड अलग होती है और ये रोल भी आपका कर रहा होता है, रोटेशन में भी होता है किसी एंगुलर स्पीड से या एंगुलर वेलोसिटी से। तो आपका ये दो हो गए आपके रोटेशनल मोशन के टाइप्स। अब बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स, मतलब रोटेशन, प्योर रोटेशन की। तो प्योर रोटेशन में क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे कोई एक बॉडी है, ये रोटेशन मोशन में है, तो इसके हर एक पॉइंट जो होंगे एक सर्कुलर मोशन में होंगे, और इन सभी के जो सर्किल, जैसे ये है एक सर्कुलर मोशन में होगा, नीचे वाला पॉइंट है, ये भी अगर प्योर रोटेशनल में तो एक सर्कुलर मोशन में होगा। तो ऐसे मैं इसको अलग अलग करके बता रहा हूँ। जैसे एक सर्कल ये बना है, दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तीसरा सर्कल की कोई पॉइंट है इसकी बात करूं, लेकिन इन सभी के सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं वो एक लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब कोई भी पॉइंट या बॉडी आपकी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं पहले पॉइंट का ट्रीटमेंट कर लेता हूं तो बॉडी हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक बॉडी जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स से समझी जाती है, तो या कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट से ही समझी जाती है एक्सटेंडेड बॉडी। तो मान लीजिए इस समय ये इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इसका जो ये जिस सर्कुलर मोशन में है उस सर्कुलर मोशन में जो इसका सेंटर है इस सर्कुलर पाथ का, वो मान लीजिए ये है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसके रेस्पेक्ट में, इसे मैंने कह दिया आर वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि ये आपकी अभी आप देखें तो राइट हैंड रूल से आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव है, कर रही है। तो जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो इस डायरेक्शन में है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि ये वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है या नहीं है, अभी जस्ट हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थ्री पैरामीटर्स। जितने भी ये तीन पैरामीटर हैं हमारे पास, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आप ध्यान से समझिएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अब मैं इसका टॉप व्यू देखता हूं, यानी कि मैं यहां से देखने की कोशिश कर रहा हूं मोशन को, तो क्या दिखाई देगा, एक सर्कुलर पाथ दिखाई देगा यहाँ पे। इस सर्कुलर पाथ पे ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऐसी है और पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से है। तो एक पॉइंट और हमें ध्यान से देखिएगा, समझने का है कि भाई अगर ओमेगा तो हमारा ये डॉट करके हमें दिखाई दे गया, अब ये पॉइंट अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो इसके अंदर एक एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। अब आपका जो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अगर ये आपका कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है यानी कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? दैट इज नॉट पॉसिबल। वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसकी जो मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन होगा। वो एक्सेलरेशन कहलाता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है इस टाइम पर जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर ली, तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को दिखा भी देते हैं। तो देखिए ये है, ये डायरेक्शन जो है आपकी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। अब अगर मान लीजिए टाइम के साथ आपकी स्पीड
जो है स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, स्पीड इंक्रीज कर रही है, या स्पीड आपकी वेरिएबल है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। तो इसके अंदर एक और एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है जिसे बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है आपकी हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बना देते हैं बच्चों। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये कुछ आ गई 80 मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये हमारे लिए क्लियर है। तो आपके दो एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं दोनों एक्सेलरेशन के बीच में जो है आपका नेट एक्सेलरेशन होता है, दैट इज ए इज द नेट एक्सेलरेशन, ए इज द नेट एक्सेलरेशन एंड नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और लिख सकते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल नेट एक्सेलरेशन। अब आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में कुछ रिलेशन होते हैं, वो देखेंगे। तो बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से कहलाता है। ये होता है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। अगर टाइम के साथ आपकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो, तो आपके अल्फा की डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों सेम होती है। अगर टाइम के साथ आपकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा हो, तो आपके अल्फा की डायरेक्शन और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ये अल्फा की बातचीत हो गई। इसकी यूनिट जो होती है आपकी आ जाती है, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन की बात करूं तो ये हो जाती है टी की पावर -2। ये आपका अल्फा है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में कुछ रिलेशन है। पूरा एक्सेलरेशन की कंबाइंड इक्वेशन है। ये सारी इक्वेशन हम देखो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।